नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में कक्षा 10 के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आज इस पूरी कक्षा में आपके साथ रहने वाली हूँ। हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें पत्र लेखन की एक विधा है और एक प्रश्न आता है, और यह पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्योंकि यह हमें सदैव उपयोग में आता रहता है। तो हम देखेंगे पत्र लेखन। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे निर्धारित जो अंक हैं वो है 4 अंक। तो परीक्षा में 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है जो होगा पत्र लेखन से संबंधित। इसी पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पत्र होते क्या है, पत्र से क्या आशय है। तो हम सामान्य रूप से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी लिखित रूप में लिखते हैं उसे हम पत्र कह सकते हैं। हम अपना संदेश किसी तक पहुंचाते हैं उसे हम पत्र कह सकते हैं। पत्र का महत्व आज के समय में, जबकि हम देखते हैं वर्तमान समय में लोगों ने पत्र लिखना लगभग बंद ही कर दिया है, लेकिन पत्र का महत्व बहुत अधिक है। और यह महत्व इसलिए भी है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में तो इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं, लेकिन हमें दैनिक जीवन में भी हमेशा किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी तरह से, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, अन्य रूपों में भी हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें पत्र लेखन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि हमें पत्र का महत्व क्या है। अब हमें देखना है पत्र के प्रकार। तो पत्र के प्रकार पर अगर हम चर्चा करें, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की अगर हम चर्चा करें तो औपचारिक पत्र में क्या होता है? औपचारिक पत्र में सब कुछ तय होता है, अर्थात उसका एक नियत प्रारूप होता है, उसे एक संतुलित भाषा शैली में लिखा जाता है और व्यवस्थित रूप से उसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हो सकते हैं जैसे हम अपने प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं, या फिर अन्य किसी शासकीय या अर्धशासकीय कार्य से पत्र लिख रहे हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र, अगला जो प्रकार है पत्र का है वो है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कि जिनमें औपचारिकता नाम मात्र की भी नहीं होती, या हम कहें कि औपचारिकता बहुत कम होती है। आगे हम इसे देखेंगे। अब हमें सबसे पहले यह जानना है कि अगर हम किसी भी पत्र को लिखना चाहते हैं तो क्या हमें वह पत्र याद करना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें अपनी भाषा शैली में संतुलित रूप से और सही तरीके से पत्र लिखना आना चाहिए। तो उसका कारण है कि हम सारे पत्र याद नहीं कर सकते हैं, तो हमें पत्र लेखन का तरीका आना चाहिए। और आज मैं यहाँ आपसे पत्र लेखन के तरीके पर ही चर्चा कर रही हूँ। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम पत्र अगर लिख रहे हैं तो किसको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, किसको पत्र लिखा जाना है, क्यों लिखा जाना है, और पत्र लिखने का कारण क्या है, कौन पत्र लिख रहा है और कब पत्र लिख रहा है। अगर हम एक पत्र को लिखने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे प्रश्न पत्र में एक पत्र आया हुआ है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उस प्रश्न में से हमें इतने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजना है। क्या देखना है कि पत्र किसको लिखना है, क्यों लिखना है, किस कारण लिखना है, कौन लिखेगा पत्र और कब लिखा जा रहा है। तो जब ये सारी बातें अगर हम एक प्रश्न में से निकाल पाएंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे और हम अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें पत्र, क्योंकि मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ औपचारिक पत्र की, आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें पत्र कैसे आएगा, औपचारिक पत्र आएगा अथवा हमें अनौपचारिक पत्र आएगा। तो अब हमें यह देखना है कि हम औपचारिक पत्र की अगर चर्चा करें तो औपचारिक पत्र में हमें क्या देखना है, कैसे लिखना है, उसका प्रारूप कैसा होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें मैंने क्या किया है कि कुछ शब्द यहां पर लिख दिए हैं, जैसे प्रति। तो प्रति शब्द जो है वो हर पत्र में आपको लिखना ही लिखना है। कौन से पत्र में? औपचारिक पत्र में। तो हर औपचारिक पत्र में आपको संबोधन में प्रति शब्द लिखना है। तो हमने प्रति लिखा, उसके बाद में हमने अल्प विराम लगाया। ठीक है,
फिर हमें ये देखना है कि किसको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर संबोधन में क्या आएगा, वह आएगा हम जिसको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्न में से ये निकालेंगे कि हम किसको पत्र लिखने वाले हैं। मान लीजिए हमने प्राचार्य को पत्र लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रति प्राचार्य। पदनाम मतलब वही जो प्राचार्य हैं उनका नाम नहीं लिखना है, उनका यहाँ पर पदनाम आएगा और पता आएगा। तो पता में विद्यालय का नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपके विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रति प्राचार्य, फिर एक अल्प विराम लगाएंगे और अल्प विराम, यहाँ पर अल्प विराम लगाने के बाद फिर पता लिखेंगे। तो पता लिखने का अभिप्राय यह नहीं है कि हमें प्राचार्य जी के घर का पता लिखना है, हमें लिखना है उनका जहाँ पर वो पदस्थ हैं, तो हम अपने विद्यालय का पता यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर विषय, विषय में हम क्या लिखते हैं, तो विषय में आपको लिखना होगा क्यों। तो जो पिछली स्लाइड में मैंने यहाँ ये प्रश्न किए थे कि क्यों पत्र लिखा जाना है, ठीक है, पहले किसको लिखा जाना है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ संबोधन में, और उसके बाद विषय, विषय में क्या आएगा कि क्यों पत्र लिखा जाना है। तो वो जो कारण होगा जिस कारण से पत्र लिखा जाना है वो कारण यहाँ पर आएगा विषय में। तो क्यों भी हमें जानना जरूरी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हमें उन 5 प्रश्नों के उत्तर जब हम तलाश लेंगे तो वो उन 5 प्रश्नों के उत्तर के बाद हम आराम से किसी भी विषय पर औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। अब हमारी जो बीच की विषय वस्तु है वो उसमें क्या आएगा, कारण संबंधी विषय वस्तु। हमें पत्र लिखना है जिसका विषय है यहाँ पर दिया जा चुका है। मान लीजिए आपको अवकाश के लिए पत्र लिखना है, तो आपने यहाँ पर लिखा अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र। अब आपको कारण संबंधी यहाँ पर विषय वस्तु लिखनी है कि आपको अवकाश तो लेना है, लेकिन अवकाश क्यों लेना है। तो अवकाश लेने का कारण यहाँ पर आप लिखेंगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मैं अस्वस्थता के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मैं यह पत्र, तो यह कारण में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कब, मतलब कब पत्र लिख रहे हैं आप, जिस दिन लिख रहे हैं उसकी दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। और किसने पत्र लिखा है, मतलब आप पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रार्थी के रूप में आपका नाम आ जाएगा। अब आपके मन मस्तिष्क में ये बात जरूर आ रही होगी कि ये बॉक्स मैंने क्यों बनाए। उसका एक विशेष कारण है कि हम जब पत्र लिखते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, पत्र तो लिखते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय हम एक प्रारूप में लिखना भूल जाते हैं। एक लाइन से हम उस पत्र को नहीं लिख पाते, हमें ये पता नहीं होता, हम कहीं पर प्रति लिख देते हैं, कहीं संबोधन लिख देते हैं, विषय को इधर कर देते हैं, ये जो है वो हम कहीं और लाइन से चले जाते हैं। तो हमें सिर्फ यह देखना है कि ये जो एक रेखा बनी हुई है, इस रेखा में हमें एक तरफ से ही पत्र लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो आपको इस रूप में बताया गया कि कैसे हमें पत्र में से चीजें निकालनी है, कैसे हम उसकी विषय वस्तु निकालेंगे, और फिर हम यहाँ पर इस बॉक्स में उन बातों को या उन वाक्यों को यहाँ पर भरेंगे। अब आपको देखना है कि एक और बॉक्स मैंने तैयार कर दिया। अब आपको ये बॉक्स याद कर लेना है। कैसे याद करना है, वहां पर, अर्थात जब आप परीक्षा में लिख रहे होंगे तो आपको ये बॉक्स नहीं बनाने हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप एक सीधी रेखा में लिखना सीखें, इसीलिए ये बॉक्स यहाँ पर आपको बना के दिखाए गए हैं। तो प्रति, ठीक है, प्रति के बाद यहाँ पर संबोधन आ जाएगा, जैसा कि मैं पिछली स्लाइड्स में आपको बता चुकी हूँ। विषय, तो विषय में यहाँ पर जो भी विषय होगा वह आ जाएगा। ये जो प्रारूप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह वह प्रारूप है जो आपको हर औपचारिक पत्र में लिखना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इतने शब्दों को हम एज इट इज, मतलब जैसा का तैसा याद कर लें, और बाकी हमारे जो पत्र, अगर हमारा विषय बदलता है तो हम उसके अनुसार यहाँ पर बदल दें। तो कुल मिलाकर हमें ये करना है कि हमें इतने वाक्यांश, इतने शब्द, इतना प्रारूप बहुत अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है,
ताकि हम कोई गलती ना करें और हमारा पत्र भी आराम से हम उसे लिख पाएँ। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी, हम सारे के सारे पत्र याद नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे पत्र याद हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लिखने का तरीका सीखना है, ना कि पत्रों को याद करना है। तो अब विषय हो गया। अब देखिए, विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारा विषय होगा, मान लीजिए हमें बुक्स बुलवानी है या हमें अवकाश लेना है, तो जो भी कारण होगा वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा और है कि मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, या मुझे विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने की कृपा करें, या फिर मुझे शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। तो सारे जो हैं वो इसी में आते जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा प्रार्थी। ये आप देख पा रहे हैं, प्रार्थी लिखा हुआ है। तो प्रार्थी, यह बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि हम जब अपने बारे में लिखें तो कई बच्चे आपका आज्ञाकारी लिखते हैं या आपकी आज्ञाकारी लिखते हैं, तो यह शब्द हमेशा हम लिखना छोड़ दें। ऊपर संबोधन में हम प्रति ही लिखें, सेवा में ना लिखें। नीचे जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम प्रार्थी लिखें, आपका आज्ञाकारी या आपके आज्ञाकारी बिल्कुल भी ना लिखें। तो ये इतने शब्द, इतने वाक्यांश आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और वो 5 प्रश्न कौन से, कि कब पत्र लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है, यह सब अपने मस्तिष्क में रखिए और फिर देखिए आप चुटकियों में पत्र, औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। अब यह देखना होगा कि जो परीक्षा में जो 4 अंक आपको मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं, मतलब आप कहाँ क्या लिखेंगे तो आपको अंक मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर जो संबोधन वाला हिस्सा है, इस संबोधन वाले हिस्से पर आपको 1 अंक मिलेगा अगर आपने सही लिखा है। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि किसको पत्र लिखना है और आप संबोधन सही लिख पाएंगे और 1 अंक आपको मिल जाएगा। विषय, अगर विषय आपने सही लिखा है तो आपको 1 अंक मिलेगा विषय में। फिर यहाँ से विषय वस्तु जो होती है उसको अगर आपने स्पष्ट करके लिखा है, यह बहुत ध्यान में रखना है कि गोल वोल बातें नहीं करनी है। औपचारिक पत्र का सबसे बड़ा जो सही तरीका है वह यह है कि संतुलित शब्दों में ही औपचारिक पत्र लिखा जाए और मानक भाषा में लिखा जाए, ना कि हमारी देशी बोलचाल की भाषा में औपचारिक पत्र लिखे जाएं। फिर यहाँ हम धन्यवाद लिखते हैं और अंत में यहाँ प्रार्थी, तो प्रार्थी पर भी 1 अंक। अब एक बात जो आपके मस्तिष्क में आ सकती है वो ये कि जो प्रार्थी वाला हिस्सा है, मतलब प्रार्थी आजकल क्या होने लगा है, प्रार्थी दाईं बाईं दोनों तरफ लिखा जाना सही माना जाता है। तो अगर आप इस तरफ प्रार्थी लिख रहे हैं तो भी वह सही है, आपको अंक मिलेंगे, और अगर आप इस तरफ लिख रहे हैं मतलब दाईं तरफ तो भी और बाईं तरफ तो भी आपको अंक मिलेंगे। तो इस बात का डर आप अपने मस्तिष्क में बिल्कुल ना बिठाएं। आप अपना प्रारूप में बस अच्छा और औपचारिक पत्र सही ढंग से लिखें, बस आपको इतना करना है। अब वही एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो अब हमें मतलब आपको इस प्रश्न में से इतने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। ठीक है, तो किसको पत्र लिखना है, प्राचार्य महोदय को पत्र लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, अवकाश के लिए, और कितने दिन के अवकाश के लिए, 2 दिन के अवकाश के लिए लिखना है। फिर किस कारण से लिखना है, वही आप अवकाश का कारण अपनी बीमारी को बता सकते हैं या घर में कोई विशेष कार्य आ गया है आप उसे कह सकते हैं। तो अवकाश का कारण आपको देखना है। कौन पत्र लिख रहा है, आप, मतलब विद्यार्थी। ठीक है, और कब लिख रहे हैं, तो आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन की दिनांक। तो अब इस तरह के चाहे कितने भी प्रश्न आ जाएं, कितने भी तरीके के प्रश्न आ जाएं, निश्चित तौर पर आप सभी
इन प्रारूप जो आपने देखा है उसके माध्यम से उसको हल कर पाएंगे, यह ऐसा मैंने मान लिया है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। देखिए बच्चों, चूंकि हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों अथवा में आते हैं और आपको एक ही पत्र करना है, या तो आप औपचारिक पत्र हल करेंगे या अनौपचारिक पत्र हल करेंगे। लेकिन अथवा का अभिप्राय यह नहीं होता कि हमें उन बातों को या उस जो हमारा उतना हिस्सा है हम उसे छोड़ दें, तो हमें दोनों हिस्से आने चाहिए। तो हमें औपचारिक पत्र भी लिखना आना चाहिए और अनौपचारिक पत्र भी लिखना आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनमें बहुत विशेष रूप से कोई औपचारिकता नहीं होती। हम अपनी भाषा में, अपनी शैली में या अपने तरीके से हम अपने लोगों को पत्र लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्रों के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने देखा होगा पहले जो पत्र लिखे जाते थे वो कैसे लिखे जाते थे? पत्र लिख के और किसके माध्यम से भेजे जाते थे? कबूतर के माध्यम से भेजे जाते थे, संदेशे भेजे जाते थे, फिर डाक के द्वारा भेजे जाने लगे, अंतर्देशी और पोस्ट कार्ड, लिफाफा। तो ये सब औपचारिक पत्र नहीं बल्कि कौन से पत्र हैं? अनौपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र के हम प्रकार संक्षिप्त में देख लेते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में कितने तरह के पत्र आते हैं। बधाई पत्र आते हैं, शादी के पत्र आते हैं। तो हम देख लेते हैं बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निवेदन पत्र, संवेदना, सहानुभूति या फिर सांत्वना पत्र आते हैं, खेद पत्र आते हैं, कई बार सूचना या वर्णन पत्र आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं कि आपको किसी शादी का बुलावा आया है, आभार प्रदर्शन पत्र, अनुमति पत्र, सुझाव सलाह पत्र, क्षमा याचना पत्र होते हैं या फिर आश्वासन पत्र भी होते हैं। तो यह बताने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि अनौपचारिक पत्र कितने कितने तरीके के हो सकते हैं। आपके प्रश्न पत्र में जो पत्र आएंगे वो बहुत अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। तो आप औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों को बहुत अच्छे से प्रारूप के हिसाब से उसे तैयार कर लें। औपचारिक पत्र का अब प्रारूप देखना है। देखिए, भाषा हमारी जो है वो हम अपना संदेश अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यह हमें स्वतंत्रता होती है। लेकिन फिर भी कहाँ हमें क्या लिखना है, जैसे देख लीजिए इस हिस्से में आएगा भेजने वाले का संक्षिप्त पता। ठीक है, तो आप अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपका पता यहाँ पर आएगा, संक्षिप्त पता आ जाएगा, दिनांक आएगी, संबोधन आएगा। संबोधन में क्या, मान लीजिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपने यहाँ अपना संक्षिप्त पता लिखा और फिर संबोधन लिखा। तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए आपने लिखा पूजनीय पिताजी, या आप अपनी बहन को पत्र लिख रहे हैं, छोटी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय बहन। इस तरह के संबोधन जो भी आप जिस पत्र को लिख रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, उनको लिखने के अनुसार आप वो संबोधन का प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन, तो अभिवादन में हम क्या करते हैं? बड़े होते हैं तो नमस्कार करते हैं, साथ समकक्ष कोई होता है तो हम नमस्ते भी करते हैं, चरण स्पर्श भी बोलते हैं, सादर प्रणाम भी बोलते हैं। तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम संबोधन क्या करते हैं और साथ ही हम अभिवादन क्या करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कारों के अनुसार ही हम बड़ों के लिए उसके अनुसार संबोधन करेंगे और छोटों के लिए उस अनुसार संबोधन करेंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर बीच में होगा हमारा संदेश। हम मान लीजिए आप अपनी माता को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपनी माँ को जो भी संदेश देना चाहते हैं वो संदेश यहाँ पर होगा। इसकी भाषा आपकी अपनी होगी, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपनी भाषा शैली में लिख सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में एक सबसे बड़ा जो बंधन नहीं है वो क्या है? वो यह है कि आपको संतुलित भाषा में लिखने का बंधन इस संदेश में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको
भाषा और ऐसी लिखनी है जो आप अपनी माँ से प्रयोग कर सकते हैं। आप बहन को पत्र लिखेंगे तो ऐसी भाषा में लिखेंगे जैसे आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पत्र भेजने वाले, अब अंत में जो होगा वो होगा पत्र भेजने वाले का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध, ठीक है। तो पत्र भेजने वाले का मतलब आपका, आप पिताजी को मान लीजिए पत्र लिख रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे आपका बेटा, आपका पुत्र, ठीक है। बहन को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई। इस तरह से हम नीचे संबोधन, ऊपर नीचे पत्र भेजने वाले का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध जो भी होगा वह लिखेंगे और पत्र भेजने वाले का नाम लिखेंगे। मतलब आपका बेटा शुभम, आपकी बिटिया हर्षिता, जो भी हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, या आपको परीक्षा प्रश्न पत्र में जो नाम से बोला गया है कि मान लीजिए आपका नाम यह है, आपका नाम राज है और आपको एक पत्र अपनी माँ को लिखना है, तब आप कौन सा नाम लिखेंगे यहाँ पर नीचे? राज, ठीक है। आपको समझ में आया? अब हमें यह देखनी है कि हम पत्र लिखते जब हैं तो बहुत सारी गलतियां हम सामान्य रूप से कर जाते हैं। तो यह चाहे औपचारिक पत्र हो, अनौपचारिक पत्र हो, ये जो त्रुटियां हैं जो नहीं होना चाहिए उन पर विशेष ध्यान देना है। तो अभी तक मैंने आपसे चर्चा की कि आपको क्या करना है, पर अब वो उन बातों पर चर्चा होने वाली है जहां पर हमें जिन त्रुटियों को नहीं करना है। तो सबसे पहली त्रुटि जो सामान्यतः लगभग हम कई बार कर जाते हैं, वो पहली त्रुटि है संबोधन में। जैसे जब हम संबोधन करते हैं तो हम प्राचार्य, मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई महिला प्राचार्य पदस्थ हैं, तो आप उनको प्राचार्य नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? प्राचार्य। तो कहने का अभिप्राय इतना है कि पद जो होता है वो कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं होता। पद हमेशा पद ही होता है, जैसा है तो उसको स्त्रीलिंग में कभी भी परिवर्तित नहीं करते। तो प्राचार्य जो पद है वो प्राचार्य ही रहेगा, ठीक है, उसको प्राचार्य नहीं किया जाएगा। अल्प विराम पूर्ण विराम ना लगाना। हम कई बार क्या करते हैं, हम अल्प विराम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। पत्र तो हम सही लिख देते हैं, भाषा भी हम सही लिखते हैं, लेकिन हमारे जो अल्प विराम पूर्ण विराम है उनका प्रयोग हम नहीं करते। तो यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हमने लिखा प्रति तो हमें प्रति के बाद में एक अल्प विराम लगाना है। हमने लिखा संबोधन, मान लीजिए प्राचार्य, तो हमें प्राचार्य के बाद में फिर एक अल्प विराम लगाना है। फिर हमने लिखा विद्यालय का नाम और पता भोपाल, और भोपाल के बाद फिर हमें एक पूर्ण विराम लगाना है। फिर हमने लिखा विषय, विषय के आगे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? एक, जिसे आप अंग्रेजी में डैश कहते हैं, हमने एक वो चिन्ह लगाया। या फिर हम आगे जब विषय पूरा करेंगे उसके बाद हम पूर्ण विराम का भी एक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने लिखा महोदय या महोदया, उसके बाद फिर हम एक कॉमा या अल्प विराम लगाएंगे। फिर उसके बाद बीच की जो विषय वस्तु है हम बीच की विषय वस्तु लिखेंगे, और अंत में जब हम धन्यवाद लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे, तो इन सभी के बीच में हमें कहीं भी किसी भी अल्प विराम या पूर्ण विराम को नहीं छोड़ना है, तभी हमारा पत्र पूर्ण रूप से सही होगा। कृपा और कृपया शब्द में भेद ना कर पाना। बच्चों, ये कई बार होता है कि हम लिखना चाह रहे हैं कि कृपा करें और हम लिख देते हैं कृपया करें। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि कृपा और कृपया शब्द बहुत ध्यान से लिखें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना हो। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, सबसे ज़्यादा जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होने की अगर संभावना होती है तो वो कहाँ होती है? प्रार्थी लिखने में। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि आप प्रार्थी को 2-3 बार लिख कर देख लें ताकि आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो ही नहीं। प्रति, प्रति को आप 2-4 बार लिख कर देखें। प्राचार्य, प्राचार्य को आप ठीक से बार बार लिख कर देखें, क्योंकि आपने एक वो दोहा सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो बस हमें सिर्फ वही करना है, बार बार पुनः पुनः अभ्यास करना है, और फिर देखिएगा हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी वर्तनी संबंधी त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होगी।
आज्ञाकारी, जैसे हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं और हम लिख रहे हैं अपने पिताजी को आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो हम आज्ञाकारी गलत लिख देते हैं। और अगली जो गलती होती है वो होती है अव्यवस्थित प्रारूप की। इसीलिए मैंने आपको वो बॉक्स में समझाया था कि आप उस बॉक्स में उस तरह से लिखने का पहले अभ्यास करें और उसके बाद ही आप पत्र को पूर्णतः लिखें। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं बच्चों, जिन पर आप पत्र लिख कर प्रयास कर सकते हैं और उसके बाद इन्हीं लगभग इसी तरह के आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो समय कम होने के कारण मैं बहुत जल्दी इनको एक बार पढ़ देती हूँ। मान लीजिए आपको एक पत्र आ गया कि आप कक्षा 10वीं A के छात्र हैं, आपकी कक्षा में छात्रों के मान से मेज और कुर्सी की कमी है। आप अपने प्राचार्य को इस समस्या से अवगत कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तरीका वही होगा। अपने विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था करने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। आप अपनी कक्षा के नायक हैं। आप अपनी कक्षा के समस्त छात्रों के साथ अपने गांव, शहर की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहते हैं। इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। इस तरह का पत्र भी आ सकता है। अपने विद्यालय में अंतर विद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें, ये भी आ सकता है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए। ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसका अभ्यास भी आप करके देखिए। और ये बहुत अच्छा विषय है, भले ही आए या ना आए, आप इस पर पत्र जरूर लिखें। अपने वृद्ध दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो आगे भी इस तरह के कुछ विषय हैं, इन पर भी आप हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर निराश अपने मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए। मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव को समझाते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो इस तरह विविध विषयों पर आप पत्र लिख सकते हैं। तो ये भी कुछ पत्र हैं। अंत में प्यारे बच्चों, आपने ये जो पत्र की विधा समझी, पत्र कैसे लिखते हैं यह समझा कि उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। कुल मिलाकर अब जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो आप इसे निश्चित तौर पर हल करके आएंगे। और भविष्य में भी जब कभी भी आपको पत्र लिखने की आवश्यकता होगी तो आप निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा पत्र बहुत अच्छी भाषा शैली में लिख पाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद।